आज हमारे पास एक बहुत दिलचस्प पहेली है। हाँ, बताइए। भारतीय संगीत का सा रे ग मा और पश्चिमी संगीत का डो रे मी। अच्छा। ये सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल जुड़वा भाई जैसे लगते हैं। लेकिन हमारे स्रोत, संगीत विशारद ग्रंथ के कुछ हिस्से वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि इनके डीएनए में तकनीकी रूप से गहरा अंतर है। और यही आज के डीप डाइव का मिशन है, इस गुत्थी को सुलझाना। हाँ, ये पता लगाना है कि ये जो समानता है वो सिर्फ एक धोखा क्यों है। ये एक बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि ये धोखा बहुत आम है। असली फर्क वो स्वरों के नामों में नहीं है। तो फिर किसमें है? असली फर्क है उनके बीच के फासले में, जिसे हम इंटरवल्स कहते हैं। इंटरवल्स, अच्छा। हाँ, पश्चिमी संगीत में ये फासले बिल्कुल तय हैं। मेजर टोन, माइनर टोन और सेमी टोन। जैसे पियानो पर होता है, दो कीज के बीच का फासला हमेशा एक जैसा रहता है। बिल्कुल। कहानी यहीं से अलग होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन हमारी स्रोतों में जो नंबर्स दिए गए हैं, मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी का चार्ट है, वो तो इस कहानी को और भी साफ कर देता है। एकदम। जब आप गणित को देखते हैं तो वो खुद बोलने लगता है। तो क्या कहता है गणित? स्रोत का चार्ट दिखाता है कि पश्चिमी डी मतलब रे, उसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। 256, ठीक है। और हमारा कोमल रे है 254.67 हर्ट्ज पर। ओ, तो बहुत करीब है, पर एक नहीं है। एग्जैक्टली। और ये छोटी छोटी भिन्नताएं हर जगह हैं। 12 में से सिर्फ 6 स्वर ही गणितीय रूप से मेल खाते हैं। सिर्फ 6? ये तो बड़ा अजीब है। तो अगर कोई संगीतकार मान लीजिए सिंथेसाइजर पर भारतीय कोमल रे और पश्चिमी डी को एक साथ बजा दे, तो क्या हमें एक अटपटी सी डिसोनेंस सी आवाज सुनाई देगी? मतलब क्या इतना बड़ा अंतर है? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद एक अकेले नोट में आम सुनने वाले को फौरन पता न चले, लेकिन जब यही सूक्ष्म अंतर किसी राग की पूरी बनावट में बार बार आता है, तो वो एक खास भावनात्मक असर पैदा करता है, जिसे हर कोई महसूस कर सकता है। हाँ, भले ही वो उसका विश्लेषण न कर पाए। इसी वजह से दोनों संगीत की भावनात्मक बनावट अलग हो जाती है। और शायद यहीं पर श्रुति का कॉन्सेप्ट आता है ना, जिसके बारे में हमारे श्रोत बात करते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मुझे ये हमेशा से बहुत रहस्यमयी लगा है। श्रुति आखिर है क्या? इसे ऐसे सोच सकते हैं, ये नोट्स के बीच के नोट्स हैं। नोट्स के बीच के नोट्स? हाँ, पश्चिमी संगीत में सी और सी शार्प के बीच की जगह वो खाली है, पर भारतीय संगीत उन खाली जगहों में भी कई सूक्ष्म ध्वनियों को पहचानता है। वही श्रुतियां हैं। वाह, तो ये मींड और गमक को संभव बनाती हैं। बिल्कुल। वो जो एक नोट से दूसरे पे फिसलना होता है या नोट पर कंपन होती है, ये रंगों की तरह है। मान लीजिए पश्चिमी संगीत के पास 12 पक्के रंग हैं, तो भारतीय संगीत के पास उन 12 रंगों के बीच में भी कई हल्के गहरे शेड्स हैं। और यही शेड्स करुणा और श्रृंगार जैसे रसों को ज्यादा गहराई से दिखा पाते हैं। वाह, नोट्स के बीच के नोट्स, ये तो समझने में बहुत आसान हो गया। और इन छोटे छोटे फासलों को मापने का कोई तरीका भी तो है। स्रोतों में सेवर्ट और सेंट का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। और इन फासलों को नापने के लिए विद्वानों ने सेंट जैसी इकाई बनाई। सेंट? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है। वैसे ही सा से अगले सा तक के फासले में 1200 सेंट होते हैं। 1200? हाँ, इससे हम दो स्वरों के बीच के छोटे से छोटे अंतर को भी सटीकता से माप सकते हैं। ये दिखाता है कि हमारी संगीत परंपरा कितनी वैज्ञानिक और सूक्ष्म है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकला? मतलब मैं इतने सालों से जो सोचती आई थी कि पियानो का सी हमारे सा के बराबर है, वो तो अधूरा सच था। बिल्कुल। ये तो दो अलग भाषाएं हैं जिनकी लिपि एक जैसी दिखती है, पर उनका व्याकरण, उनका अर्थ सब अलग है। एकदम सही कहा। ये तो संगीत को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और इसे एक विचार के साथ खत्म करते हैं। बताइए। हमारे इस स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प बात का जिक्र है। कुछ संगीत विद्वानों का मानना है कि अगर पश्चिमी स्वर ई यानी मी को भारतीय सा मानकर सप्तक बनाया जाए। ई को सा मानकर? क्यों? तो शायद एक बिल्कुल अलग ही तरह का सामंजस्य, एक हार्मनी स्थापित हो सकती है। सच में? हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि संगीत में सही शुरुआती बिंदु क्या है और सिर्फ उसे बदलने से संगीत की पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है।